सुप्रभात बच्चों, मैं रेनू। हम करेंगे आज क्लास 11th की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ। इस व्याकरण के बुक में हम संचार के माध्यम और हमारी जो क्लास 11th की हिंदी ग्रामर है हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पाठ है वो है जनसंचार माध्यम। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। इस पाठ में से जो जनसंचार माध्यम है हमारे एक एक नंबर के हमारे 5 प्रश्न आते हैं और उसी के साथ हमारे 2 नंबर के और 3 नंबर के भी एक एक प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम इसी पाठ को करना शुरू करते हैं। इसके हर सेंटेंस को, हर वाक्य को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, नोट्स अपने ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इसमें से ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपके बनेंगे 1-1 मार्क्स के, वही आपके तैयार होंगे। तो आप पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ें और सुनें। इस पाठ में जनसंचार के माध्यम हम देखेंगे। तो संचार क्या है, उसकी परिभाषा और महत्व हम देखेंगे। संचार क्या है, संचार के तत्व, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार के कार्य और उसी के साथ भारत में जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उनका विकास किस किस प्रकार हो रहा है, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंचार है क्या। देखिए, संचार शब्द का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना। तो हम सभी जानते हैं संचार के बिना, एक दूसरे से बात किए बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। जब से मानव सभ्यता का विकास हमारा शुरू हुआ है तब से लेकर हम संचार की हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिना बात किए हम एक दूसरे से कभी रहे ही नहीं। संचार क्या है, संचार है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने विचारों को, भावनाओं को, किसी सूचना को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो हमारा संचार कहलाता है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार होते हैं। संचार के जो मुख्य प्रकार हैं उसमें हम देखते हैं, सबसे पहला संचार का प्रकार है मौखिक, दूसरा अमौखिक संचार, और इसके अलावा भी अंतरवैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार, ये इसके महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रकार और संचार क्या है ये हमने देखा। तो संचार क्या है, 2 व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान, और कितने प्रकार का होता है, मौखिक, अमौखिक, अंतःव्यक्तिगत, अंतरवैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार। उसके अलावा जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग होता है। जनसंचार किस तरीके से संचार से अलग है कि जनसंचार सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के अलावा एक एजेंडा तय करने का भी काम करता है। संचार सिर्फ एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है, वहीं पर जनसंचार शिक्षा, मनोरंजन, सूचनाएं देने के अलावा एक एजेंडा तय करने का भी काम करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। जितने भी हमारे जनसंचार माध्यम हैं उनका पॉजिटिव इफेक्ट भी लोगों पर आता है और नेगेटिव भी। तो इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि संचार की परिभाषा क्या है और उसका महत्व क्या है। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कभी भी कि हम बिना बात के एक दूसरे से रह सके? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को यदि छोड़ दिया जाए तो हम और आप अधिकांशतः समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी भावनाओं, विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या
पूरे ग्रुप से बातचीत या संचार करने में हम वो अपना समय लगा देते हैं। हमें हमेशा लगे रहते हैं, या तो हम अकेले बैठे हों या हम सो रहे हों। इसके अलावा हम अधिकतर अपना समय देखेंगे कि हम बातों में ही, चाहे वो हम किसी भी रूप में किसी से बातें कर रही हों, फ़ोन पर कर रही हों या किसी से टेलीविज़न के माध्यम से हम कुछ देख रहे हो, हमारा अधिकतर समय उस संचार करने में ही हम लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें भी करते हैं। और सच तो ये है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते, है ना। यदि समाज में रहना है तो उसके जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, हमारे समाज की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनमें हिस्सा लेते ही हैं। और उनमें हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है बातचीत की जाए, और जो संचार के बिना संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान करना। तो इस तरीके से हम सोच ही नहीं सकते कि हम बिना बात किए भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो ये, आप बहुत देर तक चुप रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए कुछ नहीं कर रहे होते? हम हमेशा चुप भी बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। चुप हम किस किस परिस्थिति में होते हैं? अगर हम सिंपल सी बात करें तो चुप हम कब होते हैं कि या तो हम स्कूल में थोड़ी बहुत देर टीचर ने डांट दिया, फटकार दिया, तो हम 2-4 सेकंड के लिए चलो चुप हो जाते हैं। दिखावा तो करना है ना हमें चुप होने का। और या फिर हम किसी से नाराज़ हो, उदास हो या फिर कुछ सोच रहे हो, इन्हीं परिस्थितियों में हम चुप हो सकते हैं। पर उसमें भी आपका कोई दोस्त आपसे तुरंत पूछ बैठेगा, क्या बात है भैया, नाराज़ हो, उदास हो, क्या बात हुई, तुम बात नहीं कर रहे हो, और ऐसा कहकर वो हमसे संचार शुरू कर देगा और हम भी उससे बातें कर देंगे। तो हम चाहें या ना चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। जब तक हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम जीवित हैं। वो जब तक मनुष्य जीवित है वो संचार करता ही रहेगा, और उसका संचार बंद होना इस बात की निशानी है कि वो व्यक्ति अब मृत हो चुका है, वो जीवित ही नहीं है, है ना। तो परिवार में और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार स्थापित करते हैं। रोज़मर्रा की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, हम बातचीत के माध्यम से ही अपनी पूरी करते हैं। संचार में हम एक दूसरे को गौर से देखें तो सभ्यता के विकास में कहानी संचार और उसके बाद जैसे जैसे सारे संचार के माध्यमों का विकास हुआ, मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या फिर लिपि का, छपाई का, जो ये सारे काम हुए, पहले भाषा का आविष्कार किया गया, उसके बाद लिपि देखी गई, फिर छपाई किस तरीके से शुरू हो, इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की थी। सबके पीछे एक ही मोटो था, एक ही उद्देश्य था कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संदेश हैं, वो सब तक पहुंच पाए। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान करने में जो दूरी को खत्म करने का, दूरी को पाटने का जो काम हुआ है, वो संचार ने ही किया है। तो हम उन्हीं दूरी को हम खत्म करें अपने संचार के माध्यम से। आज हम जिस संचार क्रांति की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो वो क्या है? संचार के विभिन्न माध्यम। अब संचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? आज के समय में जो हम सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब के ज़रिए तो मनुष्य अपने संदेशों का आदान प्रदान एक दूसरे के बीच कर रहा है। चाहे वो दूरी कितनी भी हो, वो दूरी ख़त्म हो गई है। भौगोलिक दूरियां अब संचार के माध्यम से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। विदेश में बैठे हुए व्यक्ति से हम पल भर में कितनी बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जितने भी काम हैं, संचार क्रांति जो हो रही है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना हुई हो, वो तुरंत ही जनसंचार के माध्यम से हमें मिनटों में ही हमारे पास पहुंच जाती है ना। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादी हमला जो हुआ था, पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने उसको घटते हुए देखा था, उस घटना को होते हुए देखा था। उस बिल्डिंग में किस तरीके से पूरी धराशायी हो रही थी, वो सब देखा था। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में हो रही घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। हम उन सारी घटनाओं को देखते हैं
अपनी आंखों के सामने जो हो रही होती है, तो जो लाइव टेलीकास्ट है, सीधा प्रसारण जिसको हम कहते हैं, वो हो रहा होता है। तो जनसंचार के माध्यम आज हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। रोज़मर्रा के जीवन में उनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हो गई है और उसके बिना आधुनिक जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो संचार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये शुरू हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संचार जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है चर धातु से हुई है। चर धातु जिसका अर्थ होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। जिस तरीके से हमने साइंस में पढ़ा है कि ताप संचार के बारे में क्या होता है कि गर्मी का एक बिंदु दूसरे बिंदु तक गर्मी पहुंचती है। इसी तरीके से टेलीविज़न के जो तार हैं, तार या बेतार के ज़रिए मौखिक या लिखित संदेश एक जगह से दूसरी संदेश भेजने को संचार कहा जाता है। तो जिस तरीके से विज्ञान में हम ताप संचार पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम संचार है, जब हम चाहे वो तारों के माध्यम से हो, बेतार हो, लिखित रूप हो, मौखिक रूप हो, किसी भी रूप में जब एक संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है तो वो हमारा संचार कहलाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। तो अनुभवों की साझेदारी हमारे बहुत मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार जो है संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो उसी के साथ साथ उनका ये भी मानना है कि जहाँ हम अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसी के साथ हम अपने काम करते हैं, एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं। तो इसी के साथ साथ इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो संचार का अर्थ हमने देखा, चर धातु से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। ये इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इन सबको आप ज़रूर नोट करेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान। और यहाँ इस पंक्ति को हम ज़रूर याद रखेंगे, विल्बर श्रेम जो प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं, उनके अनुसार जो है अनुभवों की साझेदारी ही संचार कहलाती है। संचार क्या है? संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं, परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। एक उंगली के स्पर्श से ही हम मतलब एक फ़ोन में हम एक फिंगर टच करते हैं और तुरंत हम विदेश में बैठे हुए अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी नज़दीकी से हम बात कर सकते हैं। तो सूचनाओं, विचारों, भावनाओं के मौखिक, लिखित और दृश्य श्रव्य माध्यम जैसे दृश्य जहाँ जो दिखाई भी दे, श्रव्य जहाँ जिनको हम सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविज़न में दिखाई भी देता है, हमें सुनाई भी देता है, उन माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार के जो सूचनाएं हमारी वो पहुंचाई जाती हैं। तो संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाला और पाने वाला दोनों की ही सक्रिय भागीदारी होती है। एक के अभाव में कभी भी संचार संभव नहीं हो पाता। दोनों का ही उसमें भागीदार होना, चाहे वो संचार किसी सूचना को देने वाला हो या फिर उसे प्राप्त करने वाला, तो दोनों का ही उसमें भागीदार होना ज़रूरी है। संचार के तत्व कौन कौन से हैं? तो ये महत्वपूर्ण है देखना कि संचार किन किन तत्वों से शुरू होता है। सबसे पहला संचार शुरू होता है स्रोत क्या होते हैं? संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं स्रोत। व्यक्ति अपने संदेश या सूचनाओं को अन्य तक पहुंचाता है तो वो स्रोत है। जैसे हम जिस स्रोत के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारा स्रोत। जैसे हम टेलीविज़न के माध्यम से बात पहुंचा रहे हैं या फ़ोन के माध्यम से, या हमने कोई तार लिखा है, हमने कोई चिट्ठी लिखी, या फिर हम सीधा उससे बात कर रहे हैं, तो ये है स्रोत जिसके माध्यम से हम एक सूचना को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद संचार के जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है कोटिकृत, जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसका दूसरा शब्द है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है कि संदेश की जो भाषा है
उसका ज्ञान मतलब संदेश को हम जिस भाषा में लिख रहे हैं, जिस भाषा में हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो, और वो संचारकर्ता को मतलब कम्युनिकेशन जिन दो लोगों के बीच में हो रहा है उनको आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों की समझ में आना चाहिए। हम अगर मान लो मैं एक समाचार इंग्लिश में लिख रही हूँ और मैंने वो इंग्लिश में समाचार या कोई सूचना, कोई खबर, कोई भी बात दूसरे तक पहुँचाई, पर दूसरे को अगर वो भाषा नहीं आती, वो एनकोडिंग नहीं आती, तो जो हमारी वो सूचना वहाँ तक पहुँचाई गई तो वो बेकार हो जाएगी। तो संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता को और प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए, और वही हमारी एनकोडिंग कहलाती है। उसके बाद संदेश एक सफल संचार के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो भी हम संदेश दें वो स्पष्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, उसमें कुछ उलटफेर नहीं होना चाहिए कि हम उसे किस तरीके से प्रेजेंट करें। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में दूसरों तक पहुंच पाए। उसके बाद माध्यम, संदेश को किस माध्यम से, कि हम टेलीफोन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, संदेश हम किस माध्यम से हम प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहे हैं, वो संचार का तत्व है। उसके बाद डिकोडिंग, जिस तरीके से हमने एनकोडिंग देखा था कि एनकोडिंग क्या था कि संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता, जो संचार को प्राप्त कर रहा है उन दोनों को समझ में आने वाली भाषा थी, और अब डिकोडिंग है, उसके जो अर्थ हैं वो भी दोनों को समझ में आने चाहिए। जो भी संदेश प्राप्त हुआ उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को पूरा समझ में आना। फीडबैक क्या होता है कि जब हमने वो संचार हमारा हो गया, हम संचारकर्ता का जो भी सूचना थी वो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो गई, तो उसके बाद उसका क्या रिप्लाई होता है, वो है उसका फीडबैक। फीडबैक के द्वारा ही पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। उसके बाद शोर, संचार प्रक्रिया में आने वाली जो रुकावटें होती हैं वो शोर कहलाती हैं, और मानसिक, तकनीकी और भौतिक किसी भी प्रकार का ये शोर हो सकता है। तो ये थे हमारे संचार के तत्व। उसके बाद हम देखते हैं संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकार हमने अभी पढ़े भी थे। सांकेतिक संचार, सांकेतिक संचार होता है जब हम संकेतों के माध्यम से, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमसे ना ज़्यादा दूरी पर है ना ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इशारों में भी कई बार किसी संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। हम इशारा करके किसी को अपने पास बुलाते हैं, या हम इशारा करके उसे मना कर देते हैं, कई बार हम गर्दन हिला देते हैं यस और नो की, तो वो हमारा कहलाता है सांकेतिक संचार। उसके बाद संचार का दूसरा रूप है मौखिक और अमौखिक संचार। जब हम मुख को खोलकर संचार करते हैं, अपनी बातों को बोलकर प्रेजेंट करते हैं, तो वो मौखिक संचार होता है, और जब हम बिना बोले किसी बात को समझाते हैं तो वो अमौखिक संचार होता है। उसके बाद तीसरा है अंतः वैयक्तिक संचार। जब व्यक्ति अपने आप से बात करे, अपने आप से बात, हमने कई बार देखा है ना, हम अपने आप से बात करने लगते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं और खुद उत्तर भी दे देते हैं, तो वो होता है अंतः व्यक्तिगत, जो पर्सनली हम अपने आप से बात करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करें, वो अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। संचार का पांचवा प्रकार है समूह संचार। जब एक समूह आपस में, जब जो ग्रुप डिस्कसिंग हम करते हैं, कई बार हमने देखा सुना होगा ग्रुप डिस्कशन चलता है, तो वो होता है समूह संचार। उसके बाद जनसंचार होता है जब हम एक बहुत बड़े समूह तक कोई खबर पहुंचा रहे होते हैं, किसी तकनीकी के माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा, सीधी सी बात है। हम उसको बोलकर तो पूरे एक विशाल जनसमूह तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते, तो उसके लिए हमें किसी भी यांत्रिक या तकनीकी माध्यम का सहारा लेना होता है। जैसे हम रेडियो का सहारा लेंगे, टेलीविज़न का लेंगे, या फिर समाचार पत्र का लेंगे, तो हम उसके सहारे से जब जनसंचार करते हैं तो वो हमारा जनसंचार कहलाता है। और इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं जनसंचार के कार्य। तो जनसंचार के जो हमारे कार्य हैं वो हैं सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, और एक मंच उपलब्ध कराना जहां से लोगों तक वो पूरी बातें पहुंच पाए।
ना। तो जनसंचार के जो कार्य हैं वो हमारे संचार के कार्यों से अलग है। संचार का कार्य क्या होता है? संचार का कार्य है प्राप्ति नियंत्रण करना, सूचना देना और समस्या का समाधान करना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। तो चाहे वो अभिव्यक्ति हो, सामाजिक संपर्क हो, समस्या समाधान हो, तो इन सब में हम संचार के कार्य ये हैं। और जनसंचार के कार्यों में जनसंचार एक पूरे विशाल जन समूह से संचार करना, जिसमें सूचना देना, शिक्षित करना या एक एजेंडा तय करना, ये सब आते हैं। तो आज के लिए अभी हम इतना ही करेंगे। कल हम इसके आगे के पार्ट में देखेंगे कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, और इसमें से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप ज़रूर नोट कर लें, आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।